आपने कहा था कि आप बातें करेंगे, लेकिन आपने बात नहीं की बापू। गांधी जी ने बड़े भावुक होकर कहा, उत्वसलता के साथ, जिसको तारीख की किताब में लिखा है उत्वसलता के साथ, गांधी जी ने कहा कि तुम सो रहे थे, गहरी नींद में थे, इसलिए तुमसे हम बात नहीं कर पाए, हम कल तुमसे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने तारीख जो हमने नाम लिए गौर से सुना होगा तो 28 जनवरी थी। अब जो तारीख जिस वक्त राम मनोहर लोहिया जी ने कहा बापू आपने हमसे बात नहीं करी, वो तारीख थी 29 की। बापू ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम कल तुमसे बात करेंगे। बहरहाल गांधी जी अपने घर पे थे। लोहिया जी उस दिन किसी प्रोग्राम के वश नहीं आ पाए, लेकिन तारीख तय थी कि कल हम तुमसे बात करेंगे कि कांग्रेस कैसे चले, भारत का आजाद रूपरेखा, आजाद भारत का जो रूपरेखा है वो तरक्की क्या कैसे तैयार हो, कैसे आगे बढ़े। 30 जनवरी की बहुत भारत का वो बुरा दिन था जिस बूढ़े शख्स ने अपनी लाठी की बल पर और अपने सत्यता के धर्म पर चलकर देश को आजादी की नेमत दिलाई थी, देश को आजाद कराया था, उसे सरफिरे ने, जिसको आज सत्ता दल के लोग, सत्ताधर के लोग भगवान ईश्वर और श्री राम की तरह माला पहनाते हैं, इनके गुरु ने गांधी जी पर गोली चला दी। 30 जनवरी को जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने घर से निकले और आ रहे थे तो मालूम हुआ कि बिरला भवन में गांधी जी का देहांत हो गया, गोली मार दी गई। बहरहाल दोस्तों, ये तारीख थी 1948, 30 जनवरी। अब गांधी जी की बात लोहिया जी से क्या होती, ये गांधी जी के पास ही रह गया। बहरहाल उसके बाद एक वक्त आता है 1964 का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पूरे देश में एंटी कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ, उस वक्त के जो भी हालात हों उस पे पूरे देश का दौरा कर रहे थे। इनको याद आया कि गांधी जी एक ऐसे शख्स का नाम लेते थे जो दलित का नेता था, जिसकी राजनीति उस दिनों में, जब राम मनोहर लोहिया जी को ख्याल आया जिस जमाने में मिट्टी पलीद हो चुकी थी और सुरक्षित मुस्लिम सीट से जो एमपी बनाए गए थे उसका पीरियड भी खत्म हो चुका था, इनको याद आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काली साहब के कहने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं रही है। राम मनोहर लोहिया का हिंदुस्तान के इतिहास और कुछ बोला जाए, हालांकि सारांश में है, लेकिन फिर भी बहरहाल मन पास ही हमारे कारी साहब के बगल में बैठे हुए शहदा साहब, अनिल भाई, लक्ष्मी जी, पत्रकार बंधु और जलसे में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। इस गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, किसी को खराज देने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उन्होंने जो आदर्श हमारे सामने दिया है हम उसका पालन करें। और एक अच्छा आदर्श समाजवादी चिंतन के थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान रहा है। अगर झूठ भी बोली जाए तो सच हो जाता है। आज इस तरह से अपने को शो कर रहे हैं, इसे लगता है इन्हीं की वजह से भारत आजाद हुआ थी कि डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और हुकूमत करो, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, गरीब को अमीर से लड़वाओ, जो सच जिनके बाप दादा यहाँ पर रहे थे
आज उसे नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। जैसा लगता है इनको ऊपर वाले ने ये भी दे दिया है कि जाओ तुम एक एक के घर की तलाशी लो, उनसे भारतीय होने का सबूत मांगो। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे मनोहर लोहिया जी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ फूलपुर से ये चुनाव लड़ रहे थे, सन सुपा उनकी पार्टी थी। तो आपको हम बताएं, आज के तरह से न जवाहरलाल नेहरू जी थे, न हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। आज अगर आप उनके समझौते में आ जाए तो आप उनके बड़े भाई हैं, और अगर आप समझौते में नहीं हैं तो फिर आपका डीएनए टेस्ट किया जाए। जैसा कि बिहार में हुआ, जब नीतीश कुमार ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो भाई मोदी जी ने कहा कि इनके डीएनए में फर्क है। लेकिन जब वही नीतीश कुमार जी जब कहते हैं नहीं हम आपके साथ रहेंगे, नहीं आप मेरे बड़े भाई हैं। दोस्तों, हम आपको एक बहुत, और हर वो इतिहासकार जो इतिहास का स्टडी करता है, मुताला करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेने के बाद 100 हेमोग्लोबिन अपने आप बढ़ जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम वो नाम है। दोस्तों, तो मैं कह रहा था आपसे कि फूलपुर का चुनाव है और राम मनोहर लोहिया जी चुनाव लड़ रहे हैं चट्टान पहाड़ के खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, जिसके लिए खुद उनका बयान है राम मनोहर लोहिया जी का कि मैं चट्टान से लड़ रहा हूँ। मैं चट्टान तोड़ तो नहीं पाऊंगा, मैं चट्टान से नीचे गिर भी जाऊंगा, लेकिन मैं चट्टान में एक निर्णायक दरार पैदा जरूर करूंगा। तो उसको लोहिया जी का बयान है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। दोस्तों, तो दोनों चुनाव लड़ते थे। चुनाव प्रचार करने के बाद राम मनोहर लोहिया जी कहाँ आते थे आपको मालूम है? हाँ, देखिए तो फिर से आए, हमने काट के दिया। इतने और भाई मेरे बैठे हैं, वो बात तो उतना ये नहीं है कि बयान दिस इज गुड। ठीक, कुछ शायरी उसी कैसे हो गया? उसी को ठीक कर दिया हमने, ठीक कर दिया आ गया। कोशिश ये करूंगा भाई की शायरी पेश करूं। पहले को काट दो। पसंद करेंगे आप लोग आप बोले तो इरशाद कि अदब से देखना फुटपाथ के गरीबों को, अदब से देखना फुटपाथ के गरीबों को। हेलो, हाँ बस पास से बोलिए। अदब से देखना फुटपाथ के गरीबों को, बाद में पूछना गुर्बत किधर से आई है। अदब से देखना फुटपाथ के गरीबों को, बाद में पूछना गुर्बत किधर से आई है। फटे लिबास पे हंसना नए जहां वालों, ये रस्म तो शाहे मदीना के घर से आई है। एक शेर और नसीहत के अंदाज में कि ना मोहब्बत न दोस्ती के लिए, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दे यूं ही, अपने दिल को न दुख दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी। बहुत शुक्रिया। एक पूरे गजल पेश कर रहा हूँ आप लोगों को, ये भी पूरे नसीहत के अंदाज में और कुछ पिछड़े नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। कि लोग कहते हैं कि देखने वाले, लोग कहते हैं अल्लाह जो महंगा खाना खाते हैं हद से ज्यादा ही, जो लोग अब के लुकमा सोने का खाते हैं वो आगे जाके फाका कशी में जीते हैं। है अगर चाक दिल तुम्हारा तो ले आओ, है अगर चाक दिल तुम्हारा तो ले आओ, हम यहाँ बैठकर फटे दामा ही तो सीते हैं। क्या बात है सहारा अगर हमको तकलीफ जिंदगी ने ना दी। ये शेर कितना सच्चा है आप सुन के अंदाजा लगा लीजिएगा कि हमको तकलीफ जिंदगी ने ना दी, अपने थे
हमको तकलीफ जिंदगी ने ना दी, अपने थे बस यही सोच के लम्हा लम्हा मरते हैं। है सहारा अगर मैं ये शायरी से कहूँ, है सहारा अगर मैं ये शायरी से कहूँ, तो दीवारें बोल उठे आप क्यों हमसे जलते हैं। अपना इखलाक तो ऐसा है फराज, अपना इखलाक तो ऐसा है फराज, कि जिस पे दिल आया उस पे जान निसार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप जनाब फराज कादरी साहब को सुन रहे थे। फराज कादरी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात को रखा। जाहिर है शायद जो जुमले कहता है उसमें कई वर्कों के मुताले की मेहनत होती है। कई वर्क वो मुताला करने के बाद वो अपने शायरी को मुकम्मल जामा पहना पाता है। जाहिर है शायरी के जुमले को समझने के लिए फहम और इदराक की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझने के लिए थोड़ी इल्म की भी जरूरत है, और शायर की बात को समझने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जमीन पे जो शख्स मेहनत करता है, जमीन पे रह के जो संघर्ष करता है, वो शायर के जुमले को बहुत बखूबी अच्छी तरह से समझता है। बहरहाल इन्हीं शायरों में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मेहनत कर रहे थे, जोश मलिहाबादी भी थे, अकबर इलाहाबादी भी थे, और भी बहुत सारे शायर थे। अल्लामा इकबाल ने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक पूरा नज्म ही लिख के आपको दिया है। बहरहाल दोस्तों, अब हम अपने उत्तर प्रदेश में शहादतगंज में रहने वाले एक बड़े शायर, जिन्होंने अपने शायर जनाब भाई शायर रफात शहदा सिद्दीकी साहब, गिरामी आप सभी हजरात की खिदमत में रफ़त शहदा सिद्दीकी का आदाब, सलाम, नमस्ते। बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि मुझ जैसे नाचीज़ को भी हमारे मोहतरम कारी ज़फ़ीर आलम साहब जो इस प्रोग्राम के संचालक हैं, इस जर्रे को उन्होंने आफ्ताब बना दिया। ये कमाल भी उन्हीं का है, इसलिए कि वो बहुत अच्छे लफ्ज़ों से खेलते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। जाहिर है कि खूबसूरत इंसान अपना चेहरा आईने में नामे नामी से जाने जाते हैं। खूबसूरत अशार पेश कर रहे थे, मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनको। और हमारे मुजाहिद मिल्लत नौजवान अब्दुल अजीज जनाब मोहम्मद हनीफ खान साहब, बहुत अच्छी बात कही है कारी ज़फ़ीर आलम साहब ने कि आप सभी हजरात जो उनके साथ हैं शाना बशाना है। यहाँ पर तो चंद लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक एक शख्स अपने साथ में एक अंजुमन रखता है, एक मजमा रखता है, एक जम्मे खफी रखता है, एक महल्ला रखता है। और आप हजरात जब उनके साथ शाना बशाना चलेंगे, इस मुहिम में उनका साथ देंगे, तो यकीनन कामयाबी और कामरानी उनके कदम चुमेगी और अल्लाह की नुसरत भी उनके साथ। ये बहुत जरूरी भी है, इसलिए कि आज इस दौर को एक ऐसे राम मनोहर लोहिया की जरूरत है कि जो हनीफ का की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और आप सभी हजरात को ये चाहिए कि एक ऐसा लीडर कि जिस पर आप भरोसा कर सकें, वक्त पर आपके काम आ सके, आपकी जरूरतों को समझ सके, आपकी परेशानियों को दूर कर सके, इस तरह के लीडर की आपको जरूरत है। और वो हमारे बहुत मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ खान साहब की शक्ल में हमें नजर आ रहे हैं। इस मौके पर
चंद शेर पेश कर रहा हूँ। राजा फरमा है गजल के 2-3 शेर पहले मैं पेश करना चाहता हूँ जो हमारे अनिल भाई तशरीफ फरमा है, बहुत मोहब्बत करते हैं हरी खान साहब से। अक्सर मैं उन्हीं के साथ में यहाँ पर हाजिर होता हूँ। गजल है कि देखिएगा फराज साहब, मुझे माफ करो, मैं नहीं तो तुम अपने शहर वफा में कायम मेरी तरफ से इनको पिला दो। मोहब्बतों का निजाम रखना। तुम अपने शहर वफा में कायम मोहब्बतों का निजाम रखना। कोई तुम्हें लाख बार बुलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। तुम अपने शहर वफा में कायम, मगर हमारा ये मशवरा है खुशी के हमराह गम भी होंगे, कुछ उनका भी इंतजाम रखना। और जो मैं कदे की हकीकतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो। जो मैं कदे की हकीकतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो कि कहाँ पे लाजिम है बादल मुश्किल, कहाँ मुनासिब है जाम रखना। कहाँ पे लाजिम है बादल मुश्किल, ये शेर बहुत ही गहरा शेर है। इसको अगर आप समझेंगे जिस पैमाने पर भी तो ये आपको खरा नजर आएगा कि जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो। और यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल मैकदा है, मैखाना है, इसके जो मिजाजदां हैं वो हनी भाई साहब, इन्हीं से पूछो ये पॉलिटिक्स क्या चीज है। जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं इन्हीं से पूछो। कहाँ पिलाती है खादा मुश्किल, कहाँ मुनासिब है जाम रखना। और ये बतौर खास एक शेर मैं आपकी नजर कर रहा हूँ हनी भाई साहब, इसको आप फ्रेम करा दीजिएगा कि तमाम दुनिया का हुस्न तेरे हसीन पैकर में ढल गया है। तमाम दुनिया का हुस्न तेरे हसीन पैकर में ढल गया है, मेरे लिए हो गया है मुश्किल तेरे सरापे का नाम रखना। मेरे लिए हो गया है मुश्किल तेरे सरापे का नाम रखना। और अक्सर देखा गया है कि लोग बच्चों के नाम रखते हैं, कोई गुड्डू रखता है, कोई कन्नू रखता है, कोई यानी मुख्तलिफ किस्म के नाम, जबकि हम लोग अहद जाहिलियत में जी रहे थे तो समझते नहीं। लेकिन नाम का भी असर इंसान की शख्सियत पर होता है। ये बात तय है कि नाम का भी असर तो होता है जिंदगी पर। ये बात तय है कि नाम का भी असर तो होता है जिंदगी पर। वो जिससे बागो बहार हंसती तुम ऐसे बच्चों के नाम रखना। वो जैसे बागो बहार, जिससे बागो बहार हंसती तुम ऐसे बच्चों के नाम रखना। और बच्चों पर एक शेर है इसमें कि तमाम दुनिया का हुस्न तेरे, हाँ, तमाम दिलचस्प मंजरों में हसीन लगता है एक मंजर। तमाम दिलचस्प मंजरों में हसीन लगता है एक मंजर, वो नन्हे मुन्ने से पैकरों का जबी पे दस्ते सलाम रखना। वो नन्हे मुन्ने से पैकरों का जबी पे दस्ते सलाम रखना। तो जो याद आता है रहते माजी वो बात भी भूलती नहीं है। जो याद आता है रहते माजी वो बात भी भूलती नहीं है। किसी को शायदा लतीफ बातों में देर तक हम कलाम रखना। किसी को शायदा लतीफ बातों में देर तक हम कलाम रखना। और तुम अपने शहर वफा में कायम मोहब्बतों का निजाम रखना। कोई तुम्हें लाख बार बुलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। तुम अपने मकसद से काम रखना। और 2-3 शेर ये भी सुन लीजिए कि कहते हैं चांद सूरज, कहता है हर सितारा, कहते हैं चांद सूरज, कहता है हर सितारा, भाई हनीफ खां ही है रहनुमा हमारा। अरे भाई क्या बात है। कहते हैं चांद सूरज, कहता है हर सितारा,
भाई हनीफ खान है, रहनुमा हमारा और सारे समाज की है आवाज साथ उनके, सारे समाज की है आवाज साथ उनके, समझे कोई विरोधी उनको न बेसहारा, समझे कोई विरोधी उनको न बेसहारा, मुस्लिम हो या दलित हो पिछड़े हुए हैं जो भी, भाई हनीफ खां को उन सब ने है पुकारा, भाई हनीफ खां को उन सब ने है पुकारा। और ये वक्त आज तुमको आवाज दे रहा है हरी भाई साहब, ये वक्त आज तुम, तो मेरी एक किताब अभी आई है उसका नाम है शनाख्त, वो 14 तारीख को उसका विमोचन हुआ था। तो वो किताब अमीनाबाद में जो किताब की दुकान है दानिश महल, उसमें मिल सकती है, अगर आप उसका चाहें तो ले सकते हैं। उसका नाम है शनाख्त। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे शायरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लेने वाले यहाँ से देंगे। हमारे बुजुर्ग शायर, महासल ये था कि मैं कदा जब जाओ तो मैं कदे में जो सबसे ज्यादा पुराना शख्स हो उससे पूछ लो कहाँ पे गिलास उठा के मुंह में डालना है और फिर उस गिलास को कहाँ पे रखना है। दोस्तों, बात हो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का और फिर तस्करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ना हो, ये बेईमानी है, नाइंसाफी है और राजनीतिक नियमों की हत्या है। हमने बराबर कहा है और अक्सर हम कहा करते हैं जब भी मेरी तकरीर होती है कि हर छोटी चीज को उठा के ऊपर करने वाले शख्स का नाम अगर उस शख्स के साथ ना जोड़ा जाए तो वो छोटी चीज चाहे जितनी बड़ी हो जाए बेबुनियाद है, बेदखल है और नाइंसाफी है, बेईमानी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी की वो शख्सियत है जिसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को राम मनोहर लोहिया बनने का पथ दिया। हमारी टीम रहेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वो शख्सियत है जिसने राम मनोहर लोहिया जी को राम मनोहर लोहिया जैसी शोहरत हासिल करने का रास्ता दिया। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे इतनी आनंदी हम भी कर चुके हैं। चरित्र में राम, मिजाज में भी राम जैसी शख्सियत अगर जवाहरलाल नेहरू जी न होते हम विधानसभा तो याद रखिए राम मनोहर लोहिया जी जैसी शख्सियत हमारे भारत में पैदा। रामविलास पासवान जी अपनी तकरीरों में अक्सर कहा करते हैं कि वो लोग कान खोलकर सुन लें जो ये कहते हैं कि दलितों को दबाया गया, दलितों को नीचे रखा गया, दलितों को हमेशा दबाया जा रहा है। वो सुन लें कि दलितों को आगे बढ़ाने वाला भी ऊपर वाला ही है। वो ठाकुर है, पंडित है, मुसलमान है और दूसरी जात के लोग हैं जिसने दलितों को आगे बढ़ाया। और उन्होंने इस संदर्भ में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम लिया, जयप्रकाश नारायण जी का नाम लिया अपने लिए और राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत के लिए नाम लिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी की वो शख्सियत है कि वो दोनों एक दूसरे को इतना जानते थे, पहचानते थे, मानते थे कि मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूं कि गांधी जी ने सबूत दे दिया कि देखो हम जवाहरलाल नेहरू जी को कितना जानते हैं। कहा कि प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है, बदकिस्मती है कि 23 जनवरी 1948 को गांधी जी को ऐसे लोगों ने मारा और ऐसे लोगों के गुरु ने मारा जो आज के सत्ताधर लोग उसको अपना गुरु मानते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं और उस पर माला पहनाते हैं। मैं आपको अपनी पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के वक्त में अगर राम मनोहर लोहिया जी होते, आज के वक्त में अगर और वो होते तो ऐसे लोगों का
सोशल बायकॉट कर देते और कहते कि तुम गांधी जी का कत्ल करने वाले का मंदिर बनाओगे, गांधी जी का कत्ल करने वाले का तुम प्रतिमा बनाओगे, उस पर कभी खामोश नहीं होगे। तो बहरहाल दोस्तों, अब मैं अपने इस इजलास में, इस सभा में मौजूद सोशल एक्टिव लीडर, महिला लीडर मैं रश्मि गुप्ता जी को बुलाने जा रहा हूं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जहां पे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई मर्दों ने लड़ा, वही खवातीन ने भी लड़ी है, वही महिलाएं भी लड़ी हैं। उन महिलाओं में बहुत सारे नाम हैं जिन नामों का हम वक्त न होने की वजह से नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों, इसी तरह से जब हम ये देश सियासत की तरफ बढ़ा, राजनीति की तरफ बढ़ा और आज पॉलिटिकल ग्राउंड पे पूरी तरह से ये देश हुजूम मार रहा है, तो दोस्तों आज अगर लीडर मर्दों में है तो महिलाएं भी हैं। उन्हीं महिलाओं में से एक लीडर हमारे बीच, हमारे मंच पर हनीफ खान साहब के बगल में मौजूद महिला लीडर रश्मि गुप्ता जी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर अपने राजनीतिक और अपने सियासी कैरियर पर रोशनी डाले। रश्मि गुप्ता जी। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कि समाज की सेवा करने वाले, समाज में हो रही गतिविधियों पर ध्यान देने वाले और उनको सब समझने वाले और लोगों तक उन बातों को पहुँचाने वाले। इतने बड़े बड़े लोग सब इतने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे ये थोड़े शब्द हिंदी के ज़्यादा मालूम है और इस तरीके के ये जो उर्दू के अल्फाज हैं इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन, इतने अच्छे, वो थोड़ा सा मैं उन चीज़ों को नहीं बोल पाती। मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ा सा समय लूंगी सबका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आज सारी पुरानी बातें हुई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकत्रित ही इसलिए हुए हैं कि लोहिया जी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो कि एक बहुत बड़े नेता, राजनेता और समाजवाद थे, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके बारे में बात करना, क्योंकि वो हमारे देश से, समाज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। पुरानी बातें इस तरह से हो रही थी कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या करा, जब वो थे तो वो क्या करते थे और किस तरह से उन्होंने भारत के लिए आंदोलन में लड़ाई लड़ी और उनको जो भारत का विभाजन था वो पसंद नहीं आया और किस तरह से उन्होंने उस चीज को सामने रखा, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, देश के सामने, कि ये उनको अच्छा नहीं लगा था और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी। वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे और उस हिसाब से मैं जितना उनके बारे में जानती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, मैं आप लोगों से आज पुरानी बात ना करते हुए ये जानना जरूर चाहूंगी कि आज की विचारधारा क्या है। हमारे देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो किसी से छुपा तो है नहीं, सभी जानते हैं कि राजनीति के नाम पे क्या होता है। लोगों को, ज्यादातर आम आदमी जो होता है वो परेशान ही हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं कहूँ किसी पार्टी के साथ, यानी किसी एक पार्टी के साथ मेरी कोई विचारधारा जुड़ी हुई नहीं है और शायद इसीलिए मैं आज यहाँ जी के साथ उनके कार्यक्रम में, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद उनको भी लगता कि हम बुलाएं कि ना बुलाएं इनको, या पता नहीं क्या ये बोलेंगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जैसा कि बोला ही है कि गॉडसे के वो समर्थक रहे और ऐसा हुआ, और हर एक हमारे देश की हर एक पार्टी का, जो भी इस तरीके की पार्टियां हैं, उनका एक विचारधारा जरूर है और वो अपनी अपनी एक विचारधारा को लेके चलते हैं। लेकिन क्या वो देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये हमारे उस टाइम के, जो 1947 के वक्त के जो हमारे लीडर्स हुए, जिस तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, इन्होंने अपनी पीएचडी जर्मनी से कंप्लीट करी थी। उसके बाद ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ समाज और देश के चिंतक थे। इनकी बहुत ही सोच जो थी उनकी, बहुत ही ठेठ, एकदम शुद्ध हिंदुस्तानी वाली थी। ना ही ये अंग्रेजों को और ना ही ये अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देते थे।
वो हिंदी भाषा को वो करना चाहते थे, और आज देख लीजिए उनकी कही हुई हर बात सत्य हो रही है। आज हिंदी बोलने वाला और अंग्रेजी बोलने वाले के बीच में एक सामाजिक लाइन आ गई है। जो अंग्रेजी बोलता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अंग्रेजी के 4 शब्द बोल देता है तो वो ज्यादा बढ़िया मान लिया जाता है। हमारे समाज में इस तरीके की मानसिकता बना दी गई है। और जितने भी अच्छे कार्य करने वाले हमारे जो इतिहास में, जो हमारा इतिहास था, हमारा मिडिल जो इतिहास था, उसमें जो अच्छे लोग थे, जो जिन्होंने सारी कौमी एकता को लेकर आगे बढ़ा, देश को लेकर आगे बढ़ा, देश के प्रति उन्होंने चीजें करी, समाज को आगे बढ़ाया, दलितों को आगे बढ़ाया, उन सबको छुपा दिया गया। ना बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में आपने कितना ही पढ़ लिया, कौन है यहाँ पे जितना, हम सब लोगों ने तो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया इतना ज्यादा। वो तो हम लोग जब इस तरीके से समाज में आए और समाज के कार्यों के लिए आए तो हमें चीजों का पता चलना चाहिए। हमें ज्यादा तो हमें नेहरू और गांधी ही मालूम होता है, और नेहरू और गांधी की एक अपनी विचारधारा थी, ठीक है, उन्होंने एक विचारधारा की। नेहरू जी का तो मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है, माफ कीजिएगा। लेकिन जो सच है, जो मुझे लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, तो जैसे लोहिया जी हो गए और भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, ये बड़े बड़े इतने लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज में पिछड़े लोगों के लिए जिस तरह से कार्य किया, उनको आगे बढ़ाया, वो विचार करने योग्य है। और उनकी इस विचारधारा को हमारे देश के सभी नौजवानों को और इनफैक्ट सभी महिलाओं को, पुरुषों को, अपने बच्चों को ये सिखाना, समझाना चाहिए कि अगर इस तरह से हम जीवन में कुछ भी करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं वो देश को आगे लेकर चलेगी। आज हम लोग यहाँ पे इसीलिए आज हनीफ जी अगर अपना उनको हम लोग नेता चुन रहे हैं, लीडर चुन रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे यही मकसद है ना कि हमारा समाज आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, अच्छी तालीम मिले, हमारा समाज उच्चतम उसमें आए। जो एक रेखा सी बना दी गई है, उस तरीके की वो चीजें, भेदभाव जो है उनको खत्म किया जा सके। उस विचारधारा को जब हम लेके चलेंगे, जैसा कि महानुभावों ने यहाँ पे ये बात व्यक्त भी करी है कि सामाजिक जो हम लोगों का एक स्तर है, जिस तरीके से उसके बीच में उसको भेदभाव के रूप में ला के रख दिया गया है सामने, ये फलाने ये नीची जात के हैं तो ये ऊंची जात के हैं, तो इनको पढ़ना नहीं। गरीब जो लोग हैं, जो सड़कों में मेहनत करते हैं, जो रिक्शे चलाते हैं, या जिस तरीके की भी मेहनत करते हैं, जो वो हमारे सबको एक इज्जत की नजर से ही देखना चाहिए, और उनके लिए भी हमारे दिल में वही भाव होना चाहिए जो हमारे खुद को, अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए होता है। तब हम उस गरीबी को भी, उस रेखा को भी मिटा पाएंगे, उसको भी हम आगे। विचारधारा यही है, लेकिन धीरे 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 करते करते ये समाजवादी विचारधारा आज किस क्षेत्र में कहाँ पे आके टिक गई है, ये सबको पता है। सबका एक ही धर्म हो गया है जी, पावर, प्रतिष्ठा और रुपया। इसके अलावा किसी को कोई चीज नहीं नजर आती। मुझे तो कोई विकास, कोई चीज एक भारी रूप में नहीं नजर आता है। भारी रूप में नजर आती परेशानियां। गरीबों को अगर सिलेंडर का एक 10 रुपए दाम भी बढ़ जाता है तो उनकी पॉकेट हिल जाती है, लेकिन उनको, उनके कहने से तो ये लगता है कि अरे सिर्फ 10 रुपए ही तो है। लेकिन उस गरीब से पूछिए जो महीने में 10-10 रुपए करके कमाता है और आगे बढ़ता है, अपने जीवन को किसी तरह से चलाता है। किस तरीके से हम लोग अपने समाज में, तो सामाजिक चीजों को लेकर के, उनकी विचारधाराओं को लेकर देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कुछ प्रयास कर पाए, तभी इन लोगों के बलिदान कामयाब होंगे, जिनमें से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सबसे आगे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा यही थी और वो इन्हीं सब बातों को लेकर चिंता में रहे और घबराहट में थे, और बहुत ही कर्मठता के साथ उन्होंने इसका अपोज भी किया था, बहुत लड़े थे, वो फाइट किया था उन्होंने, क्योंकि वो हमारे देश की विचारधारा को, नौजवानों को उसमें नहीं लाना चाहते थे। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन में नहीं रहे तो उनकी विचारधारा भी उनके साथ ही चली गई, और धीरे धीरे वो साल दर साल कम होते 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 आज ये इस स्थिति में है कि आप सब लोगों से देश की हालत का भी पता है, सभी लोगों को हमारे देश में हो रहे हर अन्याय का पता है, चाहे वो, और सबसे ज्यादा जो पिटता है वो गरीब और मिडिल क्लास ही होता है।
जो एक नौकरी कर रहे हैं 25,000 30,000 की, जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने विचारधारा ही बदल गई है। विचारधारा सिर्फ एक हो गई है कि आप आए, अपना खजाना भरें और चलें। ये बदलाव हम और आप ला सकते हैं अपने नेताओं को चुन करके, सही लोगों को चुनाव में वोट दे करके, सही लोगों को पहचान करके, परख करके हम लोग धीरे धीरे करके इस चीज को अभी भी बदल सकते हैं। हमारे ही हाथों में है। अगर आज हम यहाँ पे 50-100 जितने भी लोग बैठे, अगर ये अपने 50 लोगों को और 100 लोगों को इस तरीके की बातों को शेयर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, अपने परिवार को ही खाली करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, समाज में बदलाव आ सकता है, शिक्षा के स्तर में बदलाव आ सकता है। हमको समझना होगा, पहचानना होगा, देखना होगा, जानना होगा, हर चीज को बहुत ध्यान से, और हमारे देश के जो नेता हैं उनको ध्यान से चुनना होगा। भीड़ चाल में नहीं रहिए कि उन्होंने एक ये कर दिया, वो कर दिया, सब उनको दे रहे हैं तो जी हम भी दे रहे हैं। नहीं, अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने दिमाग लगाइए, पढ़िए, जानिए, जागरूक बनिए। देखिए हमारे लिए क्या हो रहा है। सिर्फ ये मत सोच के जीवन जिए कि अरे हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। अरे आप सोचिए आपके पीछे वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, उनके बारे में तो सोचिए। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए उनके बारे में? उनको क्या देकर जाएंगे? अगर हमारे नेता अच्छे होंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा। मैंने कोई इस विचार यही था कि मैं आप लोगों से आज के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात करूंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके सम्मान में एकत्रित हुए, लेकिन क्या उनकी एक भी विचारधारा को आज हम अपने साथ लेके जीवन जी रहे हैं? कोई एक व्यक्ति हमको बता दे जो बहुत डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में और देश के प्रति बहुत जागरूक है। सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमको क्या लेना देना। आज हनीफ जी की बात हुई है तो वो एकत्रित हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत अफजाई करी है। उन्होंने एक एक लोगों को अपने साथ जोड़ा है और किस तरह से रात दिन मेहनत करी, तब वो आज यहाँ तक पहुंचे। और मैं पूरे तहे दिल से ये चाहूंगी कि वो पूरा समर्थन मिले आप लोगों का, और पश्चिम से तो वो जीते ही जीते, उसके बाद हम जी और अच्छा काम करें और बढ़िया काम करें, और उसके बाद वो लखनऊ से भी जीते, फिर उत्तर प्रदेश और आगे और दर आगे बढ़े। क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ कौमी एकता की है, यहाँ पे किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी की बात नहीं। यहाँ बात है अपने देश की तरक्की की और हम सब लोगों के आगे बढ़ने की, हमारी विचारधारा की, हम अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं उस बात की। स्कूलों में मतलब बातें तो इतनी है कि मैं बहुत देर तक कर सकती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फिर कभी हम उस बात के ऊपर अगर चर्चा होगी तो हम जरूर जुड़ेंगे। और हम इतना हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है दुनिया बदलने के लिए। हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी दुनिया तो बदल सकता है और अपने साथ साथ अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी मुझे 10 मिनट सुनने के लिए, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी विचारधारा के ऊपर ध्यान दें, सुने और समझे और सोचे, और अपने आसपास का और अपना भी जीवन अच्छा करें, अपने आसपास का भी माहौल अच्छा करें। हनीफ जी के लिए एक बार हो जाए, हनीफ जी की जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ भाई रश्मि गुप्ता, हनीफ भाई रश्मि गुप्ता। दोस्तों, तारीख फिक्र मिल्लत फाउंडेशन के नेशनल मीडिया स्पीकर होने के नाते से मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस सभा में किसी भी वक्ता के उसके अपने वक्तव्य, उनके उन वक्तव्य से तहरीक फिक्र मिल्लत फाउंडेशन नहीं जुड़ती है। तहरीक फिक्र मिल्लत फाउंडेशन उनके वक्तव्य से उसी वक्त जुड़ती है जब वो देश के महानुभव जितने भी हैं जो गुजर गए हैं उनके लिए अपना बेहतर अज़्म पेश करें। दोस्तों, अब हमारे मुजाहिद कौमी लीडर समाजी बेलोच खादिम भाई हनीफ खान साहब इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जनाब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चित्र पर अभी माल्यार्पण करेंगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग अपनी जगह पर बैठें और आप भी इधर एक साइड में, आप सभी लोग फेस इधर सर इधर देखिएगा। बस फोटो भी चाहिए है सर, होगा ना नीचे से।
ठीक है। ठीक है, पहुँच कर ऊपर से यहाँ से पहुँच किया करो। चलो चलना है, उनको कर लो फिर पुश कर दो। ऊपर कश्मीरी से रश्मि जी, ठीक है। इधर देखिए, रश्मि थोड़ा चेहरा कर कीजिए। पुश हेलो पर्सन चालू किसने साहब, बब्बू खान, अब्दुल रहमान और हाशिम सिद्दीकी साहब, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तहरीक फिक्र मिल्लत फाउंडेशन जो हमारा समाजी तंजीम है, इस तंजीम के बैनर तले उन्होंने ये इंतजाम किया और भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के 111वीं जयंती के दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया। हम उनका तहरीक फिक्र मिल्लत फाउंडेशन का मीडिया स्पीकर होने के नाते शुक्रगुजार हैं इन नौजवानों का। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन पर, उनके जिंदगी पर और उनके जिंदगी से मुंसलिक जो जिंदगियां भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब ने देखी हैं, जैसे समाजवादी लीडर जनाब मुलायम सिंह यादव साहब, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी, इन दोनों के अनुयायी, फॉलोवर और शागिर्द रहे हमारे भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब, जो हमारे तहरीक फिक्र मिल्लत फाउंडेशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं और गुज़श्ता दिनों में पार्टियों में जनरल सेक्रेटरी के पदों पर रहे हैं और इस शहर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा पार्टी के जरिए से हुए लोगों पर जुल्म हो, सभी जुल्म इस्तेबदाल के खिलाफ संघर्ष किया है हमारे मुजाहिद कौमी लीडर, समाजी बेलोस खादिम जनाब मोहम्मद हनीफ खान साहब ने। इसलिए वो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और मैं उन्हें बुलाता हूं और मैं उन्हें आवाज देता हूं बड़ी आन के साथ। आप भी आवाज मिला दीजिए मेरी आवाज के साथ। तहरीक फिक्र मिल्लत फाउंडेशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी, मुजाहिद कौमी लीडर, समाजी बेलोस खादिम जनाब मोहम्मद हनीफ खान। चल रहा है करीब से। मंच पर उपस्थित समाज सेवी, हर वर्ग में अपनी निजी पकड़ रखने वाले और संकट के साथी हसीन अहमद खान साहब, रफत साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों में और विदेशों में जिस शख्स का स्वागत होता हो वो शख्स हमारे छोटे छोटे मंचों पे हमारी इज्जत और आजमाई के लिए आते हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। कारी रफीक आलम साहब मेरे संगठन के प्रदेश प्रवक्ता भी है और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है
और तमाम कार्यक्रमों का संचालन भी करते हैं और आज भी संचालन कर रहे हैं। बीच में युवा सम्मेलन में संचालन में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खराब थी, मगर वो फिक्रमंद बहुत थे मेरे कार्यक्रम को लेके। हमारे बीच में समाज के अलग अलग हिस्सों में लखनऊ समेत तमाम जिलों शहरों में एक महिला के रूप में, एक अच्छी वक्ता के रूप में अलग अलग विषय पे बोलने वाली और हमारे तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली रेशमी गुप्ता जी, मंच के सामने बैठे उपस्थित साथियों, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष दावर मलिक साहब भी उपस्थित है, हमारा साथी मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी साहब भी उपस्थित है, भाई परवेज आलम खान साहब उपस्थित है, अब्दुल रहमान उपस्थित है, भाई अरुण डेविड उपस्थित है, भाई मोहम्मद राशिद अली उपस्थित है, तनवीर साहब है, आमिर साहब है। तमाम साथी हमारे रात दिन हमारे लिए काम करते हैं, एक बड़ा सपना लेके हमको आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं दो महिलाओं का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक हमारे बीच में बैठी है हसीना जी और दूसरी है परवेज जी। मेरी मुलाकात ऐसे तो राजनीति में और समाज की सेवा करने में वो काफी उनका त्याग रहा है, योगदान रहा है। मेरी मुलाकात बहुत जल्दी हुई थी और जल्दी की मुलाकात में उन दोनों बहनों ने अपने इलाके में युद्ध स्तर पे तो हमारे लिए काम शुरू किया है और परवीन जी ने तो अपने इलाके में बहुत जोरदार मीटिंग करा के हमारे हौसले को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उन दोनों बहनों का मैं दड़ी हूँ और मैं उनका कर्जदार हूँ। हमें ऊपर वाला कभी मौका देगा तो मैं उस पर काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गली पीरखा अंबरगंज जैसा वार्ड, घनी आबादी वाला वार्ड, जिसमें मोहम्मद हसीब साहब जबकि आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर है, मगर 2 गाड़ी लेके 2 पहिए की गाड़ी से वो हमारे लिए जद्दोजहद करते हैं और हम मेहताब का भी बहुत शुक्रगुजार है। वो मेरे कार्यक्रम के बारे में जब भी मैंने उनको बताया वो अपने तमाम साथियों के साथ हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और हमारी इज्जत अजमाई करते हैं। साथियों, हम लोग समय समय पर इकट्ठा किए होते हैं। एक तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ मैं जमीनी नेता भी हूं। मेरी जमीनी अपनी निजी पकड़ है और मैं जुनून, एक जज्बे के साथ मैं सियासत करता हूं। हमारा सियासत से बहुत लगाव है, पैसे से नहीं। हमारे बीच में डेविड साहब बैठे हैं। अगर पैसे कमाना होता तो बहुत पैसा होता, बहुत पैसा होता। 5 लाख की गाड़ी से हम चलते हैं, मगर पैसे की कभी भी चाह नहीं रखी। अगर पैसे की चाह हम रखते तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कार्यक्रम हम ना करा सकते, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शोषित, कमजोर, पिछड़े गरीबों के नेता थे, मसीहा थे। और साहब, अगर आप निजी जिंदगी में ऐसे आदमी की, 2 आदमी की तुलना हम कर सकते हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना शिष्य कहते हैं, अपना आदर्श कहते हैं। आज वो लग्जरी गाड़ी चलते हैं, आज वो पत्थर के मकानों में रहते हैं। अगर आज की जमहूरियत में, आज के लोकतंत्र में अगर सही से नजर दौड़ाई जाए कि डॉक्टर लोहिया कच्चे मकान में रहते थे और जब वो हमारे बीच से गए तो कच्चे मकान में गए। अगर वो मिसाल किसी ने पैदा की है या कोई मिसाल आज की तारीख में हिंदुस्तान की धरती पे है जिंदा रूप में, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता है। 10 बाई 10 के मकान में
केंद्रीय मंत्री रह चुकी है वो, बड़े विभाग रेल मंत्री जैसा, और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट की दोबारा मुख्यमंत्री है, और 10 बाई 10 के कमरे में रहती है, और 36 रुपए की चप्पल पहनती है, 400 रुपए की धोती। उनको हराने के लिए आज पूरे देश के नट झूठे बेईमान पश्चिम बंगाल में इकट्ठे हो गए। तो हम तो यही कहेंगे कि डॉक्टर लोहिया का अगर कोई दूसरा रूप है तो पंजाब की मुख्यमंत्री ममता है, सॉरी पश्चिम बंगाल की। अगर दूसरा रूप कोई है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता है। अब साहब, हम भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलते हैं। वो बात अलग है कि जिस मकान में रहते हैं वो मकान हमारा कब्जा है, पक्का है, वो मकान हमारा पक्का है, हमारे वालिद का बनाया हुआ है, उस मकान में मैं रहता हूं, मगर कच्चा तो नहीं है, पक्का जरूर है। मगर अगर आप मेरे रहन सहन को देखेंगे तो आप एक बार डॉक्टर लोहिया की तरफ हमको ले जा सकती है। मैं जमीन में सोता हूं और साथी हूं, और जितने भी हम सामाजिक स्तर पे जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं वो लखनऊ में रहने वाले इंसाफ पसंद, भोले भाले और सभी वर्ग के लोग हमारे जैसे सोशलिस्ट ईमानदार नेता की मदद करते हैं, और हम लोग बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों को करने का काम करते हैं। साथियों, सवाल डॉक्टर लोहिया का है। डॉक्टर लोहिया की जयंती 111वीं आज है। आज पूरा देश और विशेष रूप से समाजवादी लोग आज डॉक्टर लोहिया की जयंती मना रहे हैं, मगर दुर्भाग्य है डॉक्टर लोहिया ने जो समाजवाद का सपना देखा था, शायद वो सपना अधूरा है, पूरा नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सपना देखा था देश आजाद में हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक गरीब का बच्चा के हाथ में शिक्षा हो, वो स्कूल जाता मिले। आज देश की आधी आबादी के बच्चे शिक्षा से महरूम है और तालीम से दूर है, और उसकी वजह है आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते तो विरोध करते। आज गरीब का बच्चा शिक्षा क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है? पहले आज आधी आबादी को गरीबी रेखा में लाया गया। जब ये आधी आबादी गरीबी की रेखा में रहेंगे तो ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पाएंगे, और जब तालीम नहीं दे पाएंगे तो राजनीतिक पार्टियों के डंडे और झंडे उठाएंगे। और आपने कभी सुना होगा हिंदुस्तान में 95 और 5% की लड़ाई है। 95 में दलित है, किसान है, मजदूर है, अगला है, पिछड़ा है, कमजोर है, और 5% में टाटा बिरला है, अंबानी है, पूंजीपति है, पैसे वाले हैं। वो भी नहीं चाहते गरीब के बच्चों को शिक्षा मिले। अगर गरीब का बच्चा शिक्षा पा जाएगा तो वो नौकरी करेगा, बड़ी से बड़ी हिमालय में बैठेगा, और अगर वो बैठेगा तो इनकी मजदूरी कौन करेगा, गुलामी कौन करेगा? ये बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे को तालीम मिले। इसलिए साथियों, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, फिलहाल तो मैं बहुत छोटा चुनाव लड़ रहा हूं, और आज के दौर में छोटा चुनाव भी जीतना बहुत कठिन है। हमने घोषणा पत्र में लिखा है लक्ष्मी जी कि मैं अपनी मेहनत के पैसे से 2000 स्क्वायर फीट की जमीन पे हम एक स्कूल बनाएंगे, और वो स्कूल में मध्यम वर्ग और गरीब की लड़कियों की शादी 500 रुपए में होगी। 2000 स्क्वायर फीट की जमीन में एक स्कूल बनाएंगे, मध्यम वर्ग के गरीब के गरीब के बच्चे उसमें
निःशुल्क पढ़ेंगे। और 1-2 हजार स्क्वायर फीट जमीन पे मैरिज हॉल बनाएंगे, उसमें गरीब के और मध्यम वर्ग की लड़कियों की शादी मात्र सिर्फ 500 रुपए में होगी। ये हमने मुकम्मल इंतजाम किया है। हमने ये इंतजाम क्यों किया? क्योंकि हमारी सोच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ी हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गरीबों के नेता थे, कमजोरों के नेता थे, इसलिए उनकी सोच को आगे बढ़ाना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं फिर से दोहरा दूं आपको कि मैं अपने मेहनत के पैसे से अगर आपने कभी सदन में हमको भेजा और जो हमको तनख्वाह मिलेगी वो तनख्वाह के पैसे से जो लखनऊ पश्चिम विधानसभा में मैं 2000 स्क्वायर फीट की जमीन पे एक स्कूल बनाऊंगा, उसमें 8वीं तक शिक्षा होगी और गरीब कमजोर की बेटी, उसके गरीब बच्चे उसमें निःशुल्क पढ़ाई हासिल करेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे। ये मुकम्मल इंतजाम करेंगे। तो 2000 स्क्वायर फीट की जमीन पे मैं एक मैरिज हॉल बनाऊंगा, उसमें कमजोर, गरीब और मध्यम वर्ग के गरीबों की लड़कियों की शादी निःशुल्क होगी। क्योंकि ये गरीबी, ये प्रताड़ना, ये परेशानी हमने बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए मैंने अपने घोषणा पत्र में लाया हूं। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो लड़ाई है वो बहुत कठिन है। मुझे ठीक से याद है, दिल्ली में प्रोफेसर आनंद साहब रहते हैं, अरुण देवी साहब आप जानते हो, बहुत काबिल आदमी है, व्यक्ति है, बहुत साधारण उनका पहनाव है और गांधी का झोला टांगे रहते हैं। हमें याद है कि जब मुलायम सिंह यादव 64 साल के हुए थे तो नेताजी के निमंत्रण पे लखनऊ आए थे और वो थैला टांग के बोल रहे थे और मेरा जैसा व्यक्ति उनकी बात को सुन रहा था। डॉक्टर आनंद प्रोफेसर जी ने क्या कहा, बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह जी, आज आपका धूमधाम से 64वें साल का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस पर मेरी बधाई, आपकी लंबी आयु रहे। माननीय नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, आप उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मगर लड़ाई बहुत कठिन है। आज के बदले हुए माहौल में, आज के बदली हुई परिस्थितियों में, जब बेरोजगारी का आलम हो, भूखमरी हो, आर्थिक तंगी हो, रोजगार का पता नहीं, मुलायम सिंह जी आपकी लड़ाई बहुत कठिन है। लोहिया ने तो ईमानदारी का रास्ता आपको दिया था। लोहिया ने ईमानदारी का रास्ता ये कहता है कि आप अगर भूखे भी आपको रहना पड़े तो आप भूखे रहिए। तो प्रोफेसर आनंद साहब ने कहा था कि आज का नौजवान जल्दी अमीर बनना चाहता है, जल्दी लग्जरी गाड़ी हासिल करना चाहता है और जल्दी मुकाम पर जाना चाहता है और जल्दी जब नौजवान को जाना है तो वो 53 का रास्ता अपनाएगा, लोहिया का रास्ता नहीं अपनाएगा। लोहिया के रास्ते में निखालिस गरीबी है, परेशानी है, भूख का रास्ता है। अगर लोहिया के रास्ते पे चलेगा तो अपने मोबाइल का बिल भी जमा नहीं कर पाएगा और 53 के रास्ते पे चलेगा तो जल्दी पत्थर का मकान भी बना लेगा और लग्जरी गाड़ी भी हासिल कर लेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि नेताजी आपका रास्ता बहुत कठिन है। लोहिया जी की एक बात नौजवानों याद कर लेना, भटको मत, तुम भटके हुए लोग हो। एक ऐसे व्यवस्था ने आपको जकड़ लिया है, एक ऐसे व्यवस्था ने आपको पटरी से बेपटरी भी कर दिया है। नौजवानों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था
जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, याद कर लेना। और जिस पार्टी में मैं था वो पार्टी समाजवाद के नाम से चलती है, लोहिया के आदर्शों पे चलती है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उसके बावजूद भी हमने 28 साल इंतजार कर लिया। किसके स्कूल में अरे कितने खबर तुम चैनल पे देखते हो ना, ये सब पता है। कैसे कह दिया तुमने ये लगी? क्या देखा? नहीं देखा। मुझे बताया था बिना देखे कल वाली कैसे खबर निकालनी, क्योंकि वो खबर तुम्हें भेजनी थी। तो व्हाट्सअप नहीं थी, भेजनी थी तुम्हें, इसलिए तुम नहीं थी जानती, तुम व्यक्तिगत किसी ने वो तो पेपर की वो कटिंग मांग रहा था, तो व्हाट्सएप कर लो, तुम नहीं व्हाट्सएप ज़्यादा मैसेज नहीं देख रहा था। कितने बजे भेजा? 12:53। क्या है ये? पूरे पेपर का भी देखता हूँ, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। नौजवानों, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो आप भी कहीं 5 साल इंतजार मत करना। हिसाब किताब 2 साल में, और बहुत त्याग, बहुत कुर्बानी, बहुत वफादारी 5 साल, इससे ज्यादा नहीं। यह हिदायत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दे के गए थे, क्योंकि जीवन के 5 साल अगर खिसक गए आगे और फिर 5 साल खिसक गए, तो फिर आपके पास कुछ खोने और पाने के लिए बचेगा नहीं। साथियों, आपका भाई, आपका नेता दिल और दिमाग से बहुत मजबूत है। मेरे जुनून ने, मेरे जज्बे ने घुटने नहीं टेके। अरुण देवी साहब, भारतीय राजनीति में और वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा कि जिसने इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ दिया हो। निकाले नहीं गए हमने छोड़ा। तो इसका मतलब हम नए रास्ते बनाने निकले हैं। जिनको मैंने छोड़ा है उनके रास्ते बंद हो गए। जिनको हमने छोड़ा है,
और मेरे पास उम्र है लड़ने के लिए। इसलिए नौजवानों, अभी रश्मि गुप्ता जी कह रही थी कि जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, चारों तरफ आपकी चर्चा, आपका माहौल और आपकी विधानसभा में जीतने का जो मामला है, ये बहुत तेजी से लखनऊ में दौड़ रहा है। आपका मामला अच्छा है। कल एक बीजेपी के नेता, मैं आ रहा था, मुझे रोक लिया उन्होंने। चले, आपकी फिजा तो बहुत अच्छी नेताजी, हमें आपका आशीर्वाद है। पश्चिम में तो आपने बड़ा माहौल बना दिया है। हमने कहा हर मेहनत अगर ठान ले तो उसको वो सफलता मिल जाएगी जिस सफलता के पीछे वो दौड़ रहा है। इसलिए नौजवानों, साधो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने सुनने की बात नहीं है। डॉक्टर लोहिया का इतिहास बना लो, पढ़ो और उनके सिद्धांतों पे, उनके रास्ते पे चलो। हम इसलिए कह रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था का, समाजवादी लोगों का चिराग अब देश में है ही नहीं, सब जाते हैं। अब जो एक दो लोग बचे हैं तो वो समाजवाद के लिए जीवित नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं जी रहे, सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं जी रहे। अब वो अपनी औलाद के लिए जी रहे हैं कि मेरी औलाद किस मुकाम पर पहुंच जाए, मेरी औलाद कितने बड़े घर में रहे। अभी मैं ममता बनर्जी का जिक्र कर रहा था, एक चैनल वाले बोल रहे थे, वसीम साहब, अरे बहुत अच्छा लगता है कि ममता जी के बारे में मीडिया वाले बोलते हैं, फिर बात हो जाता है। नेताजी नर्वस मत हो, लड़ाई लंबी हो सकती है मगर अधूरी नहीं हो सकती। संघर्ष लंबा हो सकता है, सफलता करीब आएगी आपके। इसलिए जब ममता जी का एक बार उनके मकान का जिक्र हो रहा था तो पत्रकार क्या कह रहे थे पता है? केंद्रीय मंत्री को दिल्ली में बंगला मिलता है, केंद्रीय मंत्री 2 बंगलों को मिला तो 1 बंगला कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बंगला मिलता है, मुख्यमंत्री जी 1 बंगले को और मिला लेते हैं, 2 बंगले करके 1 बंगला कर लेते हैं। एक महिला 10 बाई 10 के कमरे में रह रही है और आप साहब एक बंगले के साथ दूसरा बंगला मिला के 2 बंगले कर लेते हैं। अरे साहब, जितने बैठे हो समाजवादी व्यवस्था के एक चिराग हो, अभी दुनिया नहीं देखी तुमने साहब। अगर राजनीति में न आते तो राजनीति का दूसरा पहलू कभी जान ना पाते हम। जितने बैठे हो, दुनिया का एक पहलू और है जिससे तुम बेखबर हो रहे हो। हम जब राजनीति करने निकले थे वाकई समाजवाद का चिराग जल रहा था। जैसे जैसे सियासत बढ़ती गई, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, जैसे जैसे माहौल बदलता गया, समाजवाद का चिराग बुझ गया, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। साथियों, हमारी लड़ाई उन पैसे वालों से, उन बड़े लोगों से है जिनके लड़के, जिनके बच्चे महंगी शिक्षा हासिल करने के लिए महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे सस्ते स्कूल में भी नहीं जा पा रहे क्योंकि हम गरीब हैं। अभी हमने कहा बेखबर हो, अभी तुम नेताओं के घर जाओ, नेताओं के, पहली बात तो आपको नेताओं के घरों में जाने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बाहर से बात करिए, अंदर तो जा ही नहीं पाएंगे आप। जब अंदर जा नहीं पाएंगे तो घर का नजारा जान भी नहीं पाएंगे आप।
अरे साहब जितने का कमरा आपका बना है उतने की तो उनके घर में टोटी लगी है पानी की। कितने पिछड़े हुए हो। और ये सब आपकी नादानी है। लगातार हम लोग बोल रहे हैं, राजनीति से अच्छे लोगों ने, राजनीति में अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे और राजनीति में अपराधीकरण होगा, राजनीति में पैसे वाले अगर आएंगे, पूंजीपतियों का दखल होगा, तो देश की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और तुम एक ऐसे दलदल में चले जाओगे जहां से उभर नहीं पाओगे। हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ना चाहते हैं। अब लखनऊ जैसी राजधानी है, नेता के नाम पर मैं आखिरी चिराग हूं, जिसको कहा जाता है अच्छे लफ्जों में कि नेताजी। अच्छे लफ्जों में कहा जाता है नेताजी। वो चिराग में आखिरी हूं। हर महापुरुष सुनिए, हर महापुरुष की जिंदगी में एक इतिहास को बढ़ाने वाला पैदा हो गया और लखनऊ में रविदास मल्होत्रा की जिंदगी में हम पैदा हो गए, मगर मेरी जिंदगी में आगे कोई नहीं है, इसलिए मैं आखिरी चिराग हूं। अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक हो, आज चाहते हैं गरीबी और अमीरी का फासला खत्म हो जाए, आज चाहते हैं कि हम बराबर से बैठे, आज चाहते हैं कि हमको बराबर से हक मिले, सम्मान मिले, इसके लिए हमारे जैसे व्यक्ति को, हमारे जैसे लड़ने और संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सदन में जाना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि सदन में तो एक विधानसभा के लोग हमको भेज देंगे, लखनऊ पश्चिम के लोग, मगर मेरी सदन में भेजने वाली जनता बड़े गर्व से पहचाने जाओगे। उसकी वजह है कि जब सदन में मैं जाऊंगा 9 बजे और जब सदन में खड़ा होके जमहूरियत और लोकतंत्र पे पिछड़ों के लिए, कमजोरों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए जब बोलेंगे हम, तो पूरी दुनिया देखेगी कि नेता बोल रहा है। आप अपराधी को मेले बना देंगे, आप पैसे वाले को मेले बना देंगे, आप बिल्डर को मेले बना देंगे, तो उसमें उम्मीद क्या रखते हैं आप जमीन से लगे हुए व्यक्ति को एमएलए बनाएंगे, तो जब भी हम मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि मेरी सड़क बना दीजिए, हमारे इलाके में अच्छा स्कूल बना दीजिए, हमारे इलाके में अच्छी पार्क बना दीजिए, हमारे इलाके में अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि ये एक नेता का सत्ता है। और जब एमएलए के रूप में एक ठेकेदार, बिल्डर, अपराधी जब मुख्यमंत्री के पास जाएगा तो कहेगा मुख्यमंत्री से कि फलानी जगह पे 5 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, इसको आवंटन कर दीजिए, ये कहेगा। जब बिल्डर को भेजेंगे आप तो कहेगा फलानी जगह 9000 स्क्वायर फीट जमीन खाली है, 9 माला बिल्डिंग खड़ी होगी, मुख्यमंत्री जी ये आवंटन कर दीजिए। विधवा को निकाल बाहर कर दो, ये हुआ है। आप ऐसे अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो तो ठेकेदारों, बिल्डरों, अपराधियों को वोट देना बंद करो। आप अगर पार्टी के नाम से वोट करेंगे तो गरीब और गरीब हो जाओगे। गरीब पार्टियों का एक सूत्री कार्यक्रम है, वो कभी गरीब नहीं होंगे, मेरा अनुभव है। वो 5 साल में, 3 साल में अपनी पार्टी के सस्ता अभियान चलाते हैं। सस्ता अभियान में 18 करोड़ रुपए आता है, समझ रहे हैं? ये कभी गरीब नहीं होंगे। जब टिकट बंटने का समय आता है तो आवेदन के नाम पे लड़ने वाले गरीबों से पैसा लेते हैं, आवेदन के नाम से। और कितना लेते हैं?
अभी हमने पार्टी का हिसाब किताब जोड़ा था, 14 करोड़ रुपया। पार्टी की संस्था के अभियान के नाम पर आप 5 साल में आप 18 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, और टिकट के नाम पर, आवेदन के नाम पर आप 14 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, और जब टिकट बेचेंगे तो 250 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे। वो कभी गरीब नहीं होंगे, गरीब तुम होगे। ऐसी व्यवस्था को बदल दो। 2 मिनट में एक बात और कहूंगा। ये बताइए, पिछली जो हुकूमत थी, तत्कालीन सरकार पिछली जो थी, उसमें एक गरीबों को 45,000 समाजवादी पेंशन दी गई थी। ठीक से सुनिए, को यही बहस करिएगा आगे। गरीबों को 45,000 पेंशन दी गई थी, और पहले बजट में 45,000 लोगों का पैसा आया। सुनिए, और दूसरे साल दूसरे बजट में फिर 45,000 लोगों का पैसा आया, और 45,000 लोगों का पैसा सिर्फ 45 जितना है उतना नहीं आएगा। एक आदमी बढ़ के नहीं आएगा बजट में, सरकारी पैसा है। हम सोचे साहब 45,000 एक आदमी का पैसा आ जाए, नहीं होगा। 45,000 फार्म 45,000 लोगों ने भरा, और बजट में 45,000 लोगों का पैसा आया, और 2 बजट में पैसा लोगों को मिला। ठीक, ध्यान रखिएगा। लखनऊ मध्य के एक विधायक थे, उस समय मंत्री भी थे। उन्होंने कैंप लगवा के, जब आपको मालूम है कि 45,000 के बाद कोई आवेदन जमा नहीं होगा, कोई आवेदन जमा नहीं होगा, और आवेदन ले भी लोगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो लखनऊ मध्य के विधायक को मंत्री ने उस तत्कालीन सरकार के 26,000 गरीब विधवा, चलने से लाचार औरतों से कैंप लगवा के फार्म भरवा लिए। उन औरतों से उनके चाहने वालों ने 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, जिसको जैसा चाह वैसा ठग लिया, और 26,000 फार्म भर दिए गए और बंडल में बांट दिए गए। उसी तर्क पे उनकी नकल मार के लखनऊ पश्चिम में भी तत्कालीन विधायक ने तंबू कनाट लगवा दिया, और वहां फार्म कितने भरे गए? 24,000। कितने? 24,000। वहां पे भी उनके चाहने वालों ने गरीब विधवा विकलांग जो 2-2 रुपए के लिए तरसते हैं, उनसे ठगी करी। किसी से 100 रुपए, किसी से 50 रुपए, किसी से 200 रुपए, और वहां पे भी 24,000 फार्म भरे गए। ये जानते हुए भरवाए गए कि ना तो ये फार्म जमा होगा, ना इस पे चर्चा होगी, और ना इनको पैसा मिलेगा। और इसके 3 महीने के बाद चुनाव आ गया। ये दोनों तत्कालीन विधायकों ने डालीगंज की नदी में उन बंडलों को फेंकवा दिया। ये घोर धोखा जनता के साथ। ये दर्द हमें मेरा वो पढ़िएगा घोषणा पत्र। इतनी बहादुरी के साथ, इतनी जज्बात के साथ मैंने बनाया है, कोई चाह कर भी नहीं बना पाएगा, कोई चाह कर भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें सब देना ही देना है, लेना लेना नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, भाई और दोस्तों, कि विकलांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवा हो, मेरे घर विधायक बनने के बाद अगर मेरे घर पे अपने किसी भी काम से आएंगी, उनका काम निःशुल्क होगा। 1 रुपया भी मेरा नौकर या मेरे अगल बगल चलने वाले ले नहीं सकते।
ये दर्द है हमें। निःशुल्क मैं अपनी तनख्वाह से अपने लड़कों से काम करवाऊंगा। अरे साहब, दुनिया ही में सब कुछ नहीं है, मरने के बाद भी कुछ सोचिए। मैंने इस जगह पे एक दिन कहा था, आपको याद होगा, जो दुनिया यहाँ है वही दुनिया वहां है, समझने का खेल है। जैसे कि हम नेता है, मेरे ऊपर मुकदमे है, चलिए हमारे ऊपर राजनीतिक मुकदमे है, बहुत लोग पे अपराधी मुकदमे होते हैं, तो समझने के, देखिए मैं बहुत सी बात बता रहा हूं आपको, समझने का फेर है। लोकतंत्र जमहूरियत में जब अदालत जाओगे तो वहां पे तुम होगे और जज होगा, वहां कोई दोष नहीं होगा, कोई पावरफुल आदमी नहीं खड़ा होगा, तुम और जज। और यही तस्वीर आसमान पे है। तुम होगे, तुम्हारे आमान होंगे, और एक बादशाह होगा, वो खुदा होगा। वहां कोई मदद करने वाला नहीं होगा। यहां तुम कहते हैं मेहताब भाई 10 लड़के ले आना, मेहताब भाई 10 लड़के ले आता है मेरे लिए, मगर वहां मेहताब के साथ कोई नहीं होगा, वहां अकेले मुकाबला करना है। और जब ये जीवन में तुमको मालूम हो गया है कि हर दौर में हमको अकेले ही लड़ना है, तो उस शरीर को वैसे ढालो, वो शरीर ऐसे चले। हसीन भाई हमको शिक्षा देते रहते हैं, मेरे जज्बात को बढ़ाते हैं। समाज में सभी वर्गों से, इस उम्र में सभी वर्गों से मिलते हैं और सभी वर्गों में चर्चा करते हो, बाद में हमको बताते हैं कि तुम्हारी चर्चा बहुत है, तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है। इसलिए साथियों, हमें दर्द है। ये मेरा निजी कार्यक्रम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, मैं पिछले 4 सालों से कर रहा हूं। मैंने एक दिन कहा था, याद है, कि कुछ लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निर्माण दिवस और जन्मदिन मनाते हैं दिखावटी के नाम पर, और हम लोग दिल और दिमाग से और सोच के साथ बना रहे हैं कि ताकि इनकी सोच को आगे बढ़ाना है। साथियों, मैंने 2, 3, 4 चीजें आपको बता दी। मेरा बहुत दिली सपना है कि लखनऊ पश्चिम में 2 ब्रिज बनाएंगे, 2 ब्रिज बनाना है। अब घोषणा पत्र जब मेरा जारी होगा तब बात होगी, घर घर में बच्चों को पहुंचा देंगे। और हसीना और परवीन घबराना नहीं अपने भाई से। जिस बहादुरी के साथ, जिस नेक दिल के साथ, जिस ईमानदारी के साथ तुमने अपने भाई पे हाथ रखा है, तुम 31 साल में सिर्फ धोखा मिला ही मिला है हमको, मगर हमसे कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको, कभी धोखा नहीं मिलेगा। हम सब व्यवस्था जानते हैं। हमारे बीच में मोहम्मद हासिम भाई बैठे हैं, उनके जज्बात को मैं सलाम करता हूं। परवीन की मीटिंग में मिले, उनकी उम्र के लिए 55 साल है। हमसे कहने लगे बहुत मिलने की इच्छा थी, आज मुलाकात हो गई। हमारे मुंह से निकला कि मीटिंग एक करा दीजिए। कल भी मेरी बात हुई, कह रहे आगे कुछ नहीं कहेंगे, आज शुक्र को आइए, अब मीटिंग देखिएगा कैसी हो रही है। ये मामूली बात नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में, आर्थिक तंगी में, गरीबी में, भूखमरी में, धारा 144 के बावजूद भी हमारे लोगों ने 64 मीटिंग करा दी अपने पैसे से। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए साथियों, घबराना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। और जो भी आपके आत्मविश्वास को कमजोर करे या आपके दिल और दिमाग को तोड़ने की कोशिश करे, उनके दिल और दिमाग को तोड़ देना। हमने इस विधानसभा में लाखों लोगों को समझा दिया, लाखों लोगों को समझाया है हमने इस विधानसभा में कि जब तुमसे कोई कहे और जब मेरे चुनाव पे कोई सवाल करे आपसे, तो आप कह देना कि हमने राहगीर को वोट दिया, हमने चलने फिरने वाले को वोट दिया, हमने वोट उनको भी दिया जिनका यहाँ घर नहीं है। अरे साहब, अब तो वोट उसको देने जा रहे हैं, ना तो राहगीर है
और उसका घर भी है। इसलिए साथियों, हम लोगों को अपने मिशन को बढ़ाना है। और मालूम है, एक स्टेट ऐसा है, कौन सा स्टेट है जहां पे एक ही विधायक हो गया था, मुख्यमंत्री हो गया था? एक स्टेट ऐसा है, नाम याद आ रहा है? नहीं, गोवा नहीं, उड़ीसा, बीजेपी पट्टा है। एक ऐसा समीकरण वहां बैठ गया कि वो जो निर्दलीय विधायक था वही मुख्यमंत्री। आपको मालूम है, आप लोगों का मन है कि मैं किसी पार्टी से लड़ूं, उसी पे मैं काम कर रहा हूं। और वरना आपको बताएं, जब हमने एक राजनीतिक पार्टी को अलविदा कहा था तो मेरे दिल में बहुत अरमान थे कि मैं इस लखनऊ पश्चिम से निर्दलीय लड़ूं और मैं जीतूं। अगर भाई साहब कहीं निर्दलीय चुनाव जीत जाए तो विधानसभा में कोहराम मच जाएगा। हंगामा है क्यों बढ़ता, ये इच्छा है मेरी, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। लखनऊ है, यहाँ राजनीतिक एजेंट ज्यादा है। आपको मालूम है, जो लोग चुनाव के नाम पर 1-2 महीना पैसा ले लेते हैं नेताओं से, आजकल बड़ा दुआ कर रहे हैं। वो अपने घर की तरक्की की दुआ नहीं कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि कौन पैसे वाला आ जाए जिसको चूतिया बनाया जाए। यह अभियान चल रहा है, यह अभियान चल रहा है। ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, पैसे वाले के नाम पर कोई बेवकूफ आ जाए जिसको हम लोग खूब ठगे। इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, जयंती के मौके पर कहना चाहते हैं, ये इसी लखनऊ राजधानी में राजा करम सिंह चुनाव नहीं जीत पाए, इसी लखनऊ राजधानी में डॉक्टर दास नहीं जीत पाए, इसी राजधानी में राज बब्बर नहीं जीत पाए, इसी राजधानी में मुजफ्फर अली नहीं जीत पाए। अगर पैसे से कोई चुनाव जीतता होता लखनऊ में तो भाई 4-5 लोग एमपी होते, पैसे से कोई एमपी नहीं होता। और ये जनता का फैसला भी बड़ा अनोखा होता है। अगर किसी ने ये चुनौती दी कि तुमको हम खिला रहे हैं, तुमको दे रहे हैं, तो पब्लिक कहती है कि खाएंगे भी और लेंगे भी और तुमको तुम्हारे ठिकाने पहुंचा देंगे। इसलिए साथियों, नौजवानों, अपनी बात को खत्म करते हुए मीडिया वालों को भी जाना है। अपनी बात को खत्म करते हुए, आपसे विदाई लेते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये पूरा पंडाल मेरा भर गया और ठीक से समय रह। अनुरोध है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लाल, तुम्हारा बच्चा टाटा बिरला का, अंबानी का बेटा नहीं है। तुम्हारे ही पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ईमानदारी से बता दो, सीने पर हाथ रख के, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इन 4 सालों में हमने 57 कार्यक्रम किए और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। 4 साल में 43.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। ये जनता ने दिया है। 43 नहीं, 83 लाख, 83.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है 4 सालों में। और जनता के पैसे से हमारे 57 कार्यक्रम हुए। तो ये बताइए, हम 4 साल से खर्चा करते चले आ रहे हैं और वो 2 महीने की